नमस्कार। अभी मैं गोरखपुर में हूँ और गोरखपुर में हम झूलेलाल मंदिर है, गोरखनाथ मंदिर के ठीक बगल में है ये। और ये आप दिखाइए, ये जो शुरुआत में इन लोगों ने यहाँ पर मंदिर बनाया है। बेसिकली बाहर से यहाँ पर जो आप सड़क पीछे देखेंगे आप, तो यहाँ जो हमारे साथ लोग बैठे हुए हैं वो सिंध समाज के हैं। अरे कहावत यूँ ही कहा जाता है कि हिंद की पहचान सिंध से है, सिंधु नदी से है और सिंध के कल्चर से है। अक्सर बात कही जाती है कि भारत का जब विभाजन हुआ तो सबसे ज़्यादा दर्द पंजाब ने झेला, बंगाल ने झेला। विशेष रूप से पंजाब की चर्चा होती है क्योंकि पंजाबी ज़्यादा प्रभावशाली हुए। लेकिन हमारा मानना है कि यदि भारत में सबसे ज़्यादा डैमेज यदि किसी कल्चर का हुआ, किसी का हुआ की बर्बादी हुई, तो सिंध का हुआ। हमारे साथ सिंध समाज के लोग हैं। इसमें ज़्यादातर लोग तो आज़ाद भारत के इस हिस्से में उनकी पैदाइश हुई है। एक अंकल जी हैं, उनकी पैदाइश भारत के उस हिस्से में जो मूल सिंध प्रांत में हुई है, तो हम उनसे भी बात करेंगे और बारी बारी से हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस भारत के विभाजन में जो भारत की जो पहचान रही है, सिंध से जो पहचान रही है, भारत के उस पहचान को कैसे इन लोगों ने जिंदा रखा है और कैसे अपने पुरुषार्थ पर, अपने बल पे। हमेशा जब कभी भी आज टेलीविज़न चैनलों पे चर्चा होती है तो पंजाबियों के पुरुषार्थ की चर्चा होती है कि पंजाबियों ने लाहौर से आकर के भारत में अपना वर्चस्व बनाया, अपनी ताकत दिखाई। सिंधियों की चर्चा नहीं होती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो सिंध का जो मूल प्रांत है वहाँ उसका कल्चर डैमेज हो गया, उनकी जो पूरी संस्कृति डैमेज हो गई, क्योंकि यहाँ से जो लोग गए उन्होंने वहाँ के कल्चर को डैमेज कर दिया। इन्होंने कैसे संभाला? चाचा जी, आपका नाम क्या है? हरीलाल। तो आपका जन्म कहाँ हुआ? उस सिंध, मूल सिंध प्रांत में हुआ? सिंध बोले, मैंने गाँव था बचे गोठ, वही पर वही हमारा जन्म हुआ, बचे गोठ में, सिंध में। तो अब यहाँ जब आप लोग आए तो यहाँ पर आप लोगों ने अपने कल्चर को, क्या अपने घर में आप लोग सिंधी भाषा में बात करते हैं? सिंधी भाषा में करते हैं, सिंधी बात में करते हैं, सिंधी भाषा में बात करेंगे ही करेंगे। हमारे बच्चे भी बात करते हैं, हम लोग भी करते हैं। आप लोग सिंधी भाषा में बात करते हैं? हम लोग सिंधी में बात करते हैं, लेकिन अब बच्चे जो हमारे जी थोड़ी लुप्त होती जा रही है। वो तो अच्छा, थोड़ी लुप्त होती जा रही है। हम लोग समझाते बहुत हैं घर में बच्चों को। हमेशा इसके लिए हम लोग प्रोग्राम भी करते रहते हैं कि घर में सिंधी बोलिए, अपने बच्चों से सिंधी बोलिए। लेकिन अब पढ़ लिख रहे हैं सब, अब तो वो तो हर जगह के, जैसे मेरी भाषा मैथिली है लेकिन मेरा बेटा नहीं बोलता है और टूटी फूटी बोलता है, वो तो फर्क पड़ता है। असल में सब बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। जी। तो इसलिए सिंधी भाषा लुप्त होती जा रही है, लुप्त हो जा रही है। हाँ। अच्छा, खान पान जो आप लोगों का है वो भी फर्क होता है। हमारे कहा जाता है कि कुछ कोस पर खान पान बदलता है। तो क्या आप लोग अपने खान पान को, जो होटल कुछ हैं इस रंग के जो जहाँ हम जाएं तो हमें सिंधी भोजन मिले, ऐसा कुछ है यहाँ पे आसपास में? नहीं। हरिद्वार वगैरह में है, लेकिन हम लोग पूरा सिंधी कल्चर वहाँ बहुत एक्टिवेट है। कई धर्मशालाएं ऐसी हैं कि जहाँ पूरा सिंधी आपको खाना मिलेगा, और हम लोगों को जो आइटम फेमस हैं वो यहाँ कहीं नहीं मिलेंगे। जो घर में बनते हैं बस वही बनते हैं। हरिद्वार और उल्लासनगर में भी आपको हर सिंधी भोजन मिलेगा। तो यहाँ आप लोगों ने प्रयास नहीं किया कि कोई ऐसा होटल हो जहाँ पर घरों में बनते हैं? नहीं, घरों में वही पकवान बनते हैं जो वहाँ बनते थे। जैसे कुछ खास, जैसे देखिए सिंधी कढ़ी है, हरी दाल है, बेसन की कढ़ी है, और ये कोकी कहते हैं, दाल पकवान है, भसीड़ को बहुत हम लोग पसंद करते हैं। तो ऐसे बहुत, मतलब हम लोग चलता है। जी। खिचड़ी है, कोकी है, चिल्ला है। आपको कुछ यादें हैं आपके पास? यादें खिचड़ी हुआ, कोकी हुआ, चिल्ला हुआ, पकवान हुआ, और खीरणी हुआ, पकोड़ा हुआ, कचौड़ी हुई, पूड़ी हुआ, पापड़ और सिंधी पापड़ हुआ। सिंधी थाली कहीं यदि हम जैसे पंजाबी थाली हमें मिल जाता है, गुजराती थाली मिल जाता है, हरिद्वार में, महाराष्ट्र में मिलेगी, उल्लासनगर में। हाँ, सिंध की थाली। अच्छा। सिंध की थाली हुआ, उसमें चावल, रोटी, चिल्ला, पकोड़ा, वो ये बोलते हैं ये अपना कढ़ी चावल, कढ़ी हुई। आप एक बात कह रहे थे कि सिंधियों ने भारत में आकर के, आज़ाद भारत में, अपने पुरुषार्थ के बल पे बहुत कुछ पाया। आप क्या कहना चाहते हैं उसके लिहाज से? देखिए, हम लोग के बाप दादा पूर्वज जो वहाँ से आए ना, इतने मेहनती थे कि वो 40 साल के थे तो लगते थे कि 60 साल के, 70 साल के हैं।
हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलते रहिए इतनी मेहनत करते, मांगना उन्होंने कभी भी गवारा नहीं किया। अपना वो लोग ठेला लगाते थे, ठेला लगाया, खोमचा उठाया, अपने बच्चों का पेट पाला। छोटे से घर में 15-15 लोगों का परिवार रहता था, लेकिन उसके बाद भी वो लोग किसी से उफ तक नहीं करते थे। सरकार से कभी भी उन्होंने नहीं, अगर उस समय हम लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने मांगा होता ना, तो आज हम लोगों को कहीं ना कहीं कोई प्रदेश मिल गया होता। लेकिन वो एजिटेशन उन्होंने किया ही नहीं, कभी भी लड़ाई उन लोगों ने की नहीं, क्योंकि इतनी गरीबी थी, अपनी कमाई में, अपना घर चलाने में उन लोगों का ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया। तो डिमांड क्या करेंगे किसी से? थोड़ा थोड़ा करके बच्चा बिजनेस को बढ़ाते गए, थोड़ा थोड़ा करके बिजनेस। आज भगवान की दया से राज कर रहे हैं सब सिंधी। आज हमारे पूरे देश की जीडीपी में 7% सिंधियों का है, 7% भारत की पूरी उसमें। तो आप लोगों की जो आपस में जो शादी विवाह का है कि वो किस तरह से होता है कि शहरों में, अलग अलग शहरों में यदि सिंधी बसे हुए हैं, या उधर ही ज़्यादातर दूसरे शहरों में, मतलब ज़्यादातर सिंधी जो शादी विवाह आप लोगों का है वो सब आपस में ही करते हैं, क्योंकि सिंध में भी तो अलग अलग जाति होती होगी। अब तो देखिए, अब तो नेचुरल हो गया ये कि अब कोई भी मतलब अपना लव मैरिज हुआ, कोर्ट मैरिज हुआ, बच्चे अब नहीं पढ़े लिखे हैं। नहीं, मगर यदि आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो अरेंज मैरिज में आप जाति नहीं देखते क्या? सीधी सिंधु कल्चर देखते हैं, ऐसा करते हैं क्या? फिर सिंधी के ब्याह करें, सिंधी से सिंधी से और किसी ब्याह, और कोई जाति नहीं देखते। और कोई जात भी देखते हैं, आजकल बहुत हो रही है। अब तो हो रही है, महाराज में हो रहा है, शुक्ला में हो रहा है। अगर लव मैरिज भी है उसकी तो बात तो अलग है। उसको भी हम लोग अरेंज मैरिज में बदल देते हैं। नहीं, आपस में बैठ के मैं उसकी बात तो अलग हुई, लव मैरिज तो बात ही अलग हो गई। यदि आपस में अरेंज मैरिज यदि आप दो फैमिली का करते हैं, पहले सिंधिये में करेंगे। हाँ, अगर मान लीजिए हमारा लड़का अगर किसी से लव मैरिज कर रहा है तो भाई उसमें तो भाई उसके आगे बस वही चीज़ है। वैसे मेन मुद्दा हम लोग का यही है कि सिंधी बिरादरी में, बात बताया आपको, जी हम लोगों में डावरी नहीं चलती है। ये पहले से नहीं चलती है या अभी आप? पहले थी थोड़ी बहुत, अब तो एकदम नहीं, कुछ नहीं। आप जिस परिस्थिति में लड़की को दे देंगे, ले लेंगे। कोई डिमांड नहीं। अगर कोई डिमांड साबित हो जाए तो हमारा समाज इसको बाहर कर देगा। आप कुछ कह रहे थे, कुछ कह रहे थे आप? सिंधी समाज सिंधी में ही सिर्फ शादी करते हैं और कोई लड़की वालों से हम लोग डिमांड नहीं करते हैं। इसकी जो हैसियत हो, जितना दे अपनी लड़की को दे वो। अच्छा, गोरखपुर शहर में और दूसरे शहर में जो है, क्योंकि आप लोग अब सिंध समाज से हैं तो बातचीत होती होगी, मिलना जुलना होता होगा, रिश्तेदारी भी होगी दूसरे शहरों में आप लोगों की, तो क्या फ़र्क महसूस करते हैं गोरखपुर में और दूसरे जगह में आप लोगों के भावनाओं में? मतलब आप लोगों के प्रति जो भाव है उसमें? हम लोगों में बहुत प्यार है सिंधियों में, एक दूसरे से। सिंधियों में नहीं, गोरखपुर में जो है, क्या योगी आदित्यनाथ के कारण? इज्जत है, हाँ, बहुत इज्जत है। हम लोग कोई भी जाते हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हम लोगों की हर जगह बहुत इज्जत है। और योगी जी का संरक्षण तो हम लोग को है ही है। सिर्फ योगी जी के शुरू से गोरखनाथ पिता श्री दिग्विजयनाथ महाराज जी, श्री अवैधनाथ महाराज जी का हाथ हम लोग के ऊपर भगवान की दया से चलता आ रहा है। और कोई ऐसी बात, हम लोग सुरक्षित हैं। मतलब ये कहते हैं ना कि सब कुछ गंवा करके आप लोग आए, मगर अब कोई शिकायत नहीं है यहाँ पर? कोई शिकायत नहीं है। हम लोग अपना परिश्रम, मेहनत, अपनी यूनिटी के साथ खड़े रहते हैं। नान खड़े ही बेचा, कुल्फी बेचा, अपने बलबूते पे खड़े हुए, कितने भीख नहीं मांगते हैं। भीख नहीं मांगा, हमने देना सीखा, लेना नहीं सीखा। अच्छा, आज वोटिंग भी थी, तो उस लिहाज से आप लोगों के लिए क्या कोई डिमांड रही? क्या सोच के आप लोगों ने वोटिंग किया? बारी बारी से कही नहीं, विकास के नाम पे किया, और हमारे समाज और सबको जो संरक्षण मिला गुंडागर्दी से, वो वसूली से, उससे हम लोग अब बेफिक्र हो गए हैं योगी की राज पे। हम लोग का कोई उद्देश्य नहीं है कि किस सरकार, वो हमको खाली हम लोगों का बीजेपी एक ही कमल का फूल और योगी जी का। हम लोग के ऊपर ठप्पा लगा हुआ है जी कि हम लोग प्योर जनसंघी हैं। अच्छा, आरएसएस के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। अगर मैं रूठ के भारतीय जनता पार्टी से किसी दूसरी पार्टी को वोट भी दे दूं, गंगा जल में खड़े होकर कसम भी खा लूं कि मैंने सपा को दिया, बसपा को दिया है, वो लोग नहीं मानेंगे। नहीं तो ये आज भाजपा की सरकार तो मोदी जी की पिछले 7 साल से है, तो फिर इससे पहले आप लोगों के लिए क्या मानसिकता रही है? हम लोग शुरू से जो हम लोग बीजेपी समर्थक हैं। हम लोग जंक्शन
विरुद्ध हैं तो हम लोग शुरू से भाजपा में कन्वर्ट होते चले गए। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस की सरकार जब थी तब भी ये माना गया कि भाई आप लोग जो है उनके वोटर नहीं है। इसके कारण इसका मतलब पीड़ा आप लोगों की जो परेशानी जो हुई आज़ादी के बाद, उसका मूल कारण ये है कि कांग्रेस की सरकार ने माना आप लोगों को कि आप उनके वोटर नहीं है, उनको नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि आप लोग मानते हैं कि विभाजन का कारण ये है। इस लिहाज से उस कारण को भी छोड़ दीजिए। जी, जी। शुरू से जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान हिंदुस्तान एक था, तभी से हम लोग हिंदुत्ववादी के नाम पे, आडवाणी जी के नाम से, आडवाणी हमारे निर्वाध नेता, जैसा उन्होंने कहा उसी के अनुसार हम लोग आडवाणी जी पूछ है। अब हम लोग उन्हीं के समर्थन पे, उन्हीं के आज्ञा पे, उन्हीं के पालन करते आए हैं और करते रहते हैं। कुछ युवक हैं, आप गोरखपुर में भी आए आडवाणी जी। कुछ युवा जो हैं, यदि आप बोलिए, आप बताइए। आप बोलिए। आप नहीं, आप चूंकि युवा हैं, आप लोग क्या महसूस करते हैं? आप बोलिए ना। अरे आप बोलिए। भाई योगी जी के राज में हम लोग संरक्षित हैं और व्यवस्थित हैं। इसमें क्या है कि यहाँ पे जो है कोई भी गवर्नमेंट आए, वैसे आएंगे तो योगी जी, लेकिन शिक्षा में थोड़ा सुधार होना चाहिए। जैसे क्या है कि अभी जो पिछले 2-3 साल जो कोरोना पीरियड गया है, इसमें किसी भी स्कूल में किसी फीस का कुछ भी वो नहीं किया, हमें फ़ीस पे करनी पड़ी है। शिक्षा में व्यवस्थित होना चाहिए, थोड़ा सुधार होना चाहिए। स्वास्थ्य सेवा में थोड़ा और सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि अगर अपने देश में आयुष्मान मिलना चाहिए। शिक्षा और हमारी जी यहाँ से बोलिए। हम लोगों को की एक डिमांड है, हमारे हर सिंधी को आयुष्मान योजना का लाभ मिलना चाहिए। कारण उसके लिए आप मतलब सिंधी के लिहाज, कारण ये है कि सिंधी सब अपग्रेड नहीं है, 80% नीचे हैं, 80% नीचे हैं। भाई एजुकेशन तो कम से कम ये निरोगी होना, सबसे बड़ी स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। तो बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जैसे सब लोगों को 5 लाख और 8 लाख 10 लाख की सुविधा मिल रही है कि अपने देश में एजुकेशन और स्वास्थ्य सेवाएं बहुत महंगी हैं। अब इसमें अपर लेवल भी है, मिडिल भी है, लोअर भी है। तो हर आदमी सक्षम नहीं है कि बड़े स्कूल में या बड़े हॉस्पिटल में पैसा खर्च कर सके। तो ये व्यवस्था सरकार की तरफ से होनी चाहिए। स्वास्थ्य और शिक्षा जो है, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि सबको ये सुविधा मिल सके, हर समाज को मिल सके। किसी भी सरकार से कोई डिमांड नहीं की, किसी भी सरकार से नहीं कोई हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल है विधानसभा में। लोग एक चीज़ हम क्या चाहेंगे आप लोगों से, बाप की भावनाओं के लिहाज से, जैसे आजकल अभी हो रहा है कि वो बृहत भारत संपूर्ण, तो आप लोग चाहते हैं कि सिंध जो एक बार फिर हिंद में मिल जाए, ऐसी दिल में इच्छा होती है आप लोगों की? चाहते हैं, बिल्कुल दिल से चाहते हैं कि हम लोग सिंधी अपने समाज से मिले, अपने हिंदुस्तान से मिले, अपने प्रदेश से मिले। अपने एक होना चाहिए हम लोग का, ताकि हम लोग एकजुट रहें। पंजाबियों को मिला है, बंगालियों को मिला है, एक सिंध प्रदेश भी होना चाहिए। मैं हमेशा नहीं, हमेशा हम यही कहते हैं, नहीं सिंध प्रदेश नहीं, ऐसा अब मतलब सिंध प्रदेश आप जिस तरह से दिल्ली में बसाया गया। हाँ, हम ये क्या कह रहे हैं कि जैसे, क्योंकि बहुत सारे सिंध का कोई कारण नहीं बनता कि हिंद से अलग होने का। विभाजन में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अन्याय यदि हुआ है तो सिंध को उस क्षेत्र में जाने का, क्योंकि हिंदुस्तान की पहचान ही सिंध से थी। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि जैसे बड़ी चीज़ें बात हो रही है कि एक बृहत भारत, जी अब संभव नहीं है ये चीज़, लेकिन ये चाहते थे हम लोग। अब संभव नहीं है, सब आदमी कहाँ बीत गए हैं सब लोग। में और विधानसभाओं में हम लोग का प्रतिनिधि हो, MLC में भी प्रतिनिधि हो, तभी सिंधियों की कुछ पहचान बनेगी। वो लोग आवाज़ उठाएंगे, हमारे प्रतिनिधि। हो सकता है कि हम लोग को कुछ संसद में जो सदस्य हो एक सिंधी के नाम पर हो, आप लोग ये चाहते हैं? हाँ, हमारी जात को, हमारी अच्छा, वो इंदौर से श्री शंकर लालवानी जी तो जीत जाते होंगे, मगर ऐसा नहीं ना कि मतलब कोई एक सेलेक्टिव कोई ऐसा हो कि हाँ वो आरक्षित सीट हो, आरक्षित सीट नहीं है कोई। राज्यसभा में और विधान परिषद राज्यसभा में होना चाहिए, सिंध के लिए भी कुछ सीटों का आरक्षण होना चाहिए। बिरादरी की सुनवाई हो सके, पॉलिटिक्स जीरो। हाँ, जीरो है हम लोग के, नथिंग। हम लोग सिंधी बिरादरी को नथिंग समझ रहे हैं लोग, मतलब वो आगे उनको बढ़ गए। डेमोक्रेसी में जिसकी संख्या भारी, उतना उसका प्रभाव के वोट बैंक है। हम सिर्फ ये पीड़ा है आप, पीड़ा है। कोई हम लोग को कोई लाभ मतलब नहीं प्रोत्साहित नहीं करता। लाभ हम लोग को नहीं, हम लोग वोट बैंक उनके लिए है, रहेंगे, लेकिन यह है कि लाभ हम लोग को नेता हम लोग के पास आया वोट मांगने, हम लोग अपने स्वेच्छा से अपने घरों से निकल रहे हैं वोट देने के लिए बीजेपी को। आज तक कोई नेता हम लोग ने मिलने नहीं आया, संपर्क नहीं किया। इतना बड़े बड़े मोहल्ले हैं, एक साथ रहते हैं, कोई नहीं आया आज तक। उनको जानता है, वो जानते हैं कि वोट बैंक हमारा फिक्स है, वो कहीं जाने वाले नहीं है। देखे ही नहीं हम लोग।
तो फिर आप लोग योगी जी का नाम क्यों जप रहे क्या योगी जी हमारे संरक्षक हैं, हमारे छत्र छाया हमारे संरक्षक हैं हैं? व्यक्तिगत रूप से हाँ। योगी जी संरक्षक है, हम लोग के संरक्षक है हम लोग के। जब से हम लोग आए हैं योगी जी की सेवा में, बड़े महाराज दिग्विजय नाथ जी, उसके बाद महाराज अवैधनाथ जी, उसके बाद महाराज आदित्यनाथ जी, क्या सब कॉलोनी बसाया गया है मतलब इस गोरखनाथ मंदिर के सहयोग से? योगी जी के रहते हुए हम लोग सुरक्षित हैं, सिंधी समाज पूरा सुरक्षित है। यहाँ इस कॉलोनी का नाम भी महंत दिग्विजय नाथ ने विजयनगर सिंधी कॉलोनी रखा था। आपको शायद याद हो, हमको याद नहीं आ रहा है। पहले जब हम लोग यहाँ इस लाइन में पूरे सब टीना के मकान थे, अपने सिंधी समाज अपनी मेहनत से अपने कमा के, और उसके बाद सबने अपना अपना मकान बनवाया। और महंत दिग्विजय नाथ ने आप कहा कि आप लोग पुरुषार्थी हैं, तो हम लोगों की कॉलोनी का नाम उन्होंने विजयनगर सिंधी कॉलोनी रखा कि आप विजयी हैं। सचमुच मतलब लंबे समय के पत्रकारिता के करियर में मुझे आप लोगों से मिलकर सचमुच बहुत अच्छा लगा, और मुझे बहुत दिनों से इच्छा थी कि किसी ऐसे जगह पे मैं सिंधी समाज के लोगों से मिलूं। मैं हृदय की बात कह रहा हूं, क्योंकि हमेशा ये पीढ़ी आई कि इस देश की पहचान हम लोग बचपन से पचा कि सिंधु घाटी की सभ्यता से, सिंधु नदी के किनारे लोग बसना शुरू हुए और हिंदुस्तान की पहचान उससे है। तो सही मायने में आप लोग भारत की असली पहचान है, और मुझे लगता है कि एक पीड़ा जो आप लोगों की है वो सत्ता तक पहुँचनी चाहिए कि आप वोट बैंक नहीं होने चाहिए। कोई भी चीज़ वोट बैंक, सरकार को ये लगे कि ये वोट हमें ही देगा तो कमजोरी वहाँ होती है, मगर हम और आप किसी को ये डराते भी नहीं कि हम तुम्हें वोट नहीं देंगे। मुझे लगता है सरकार को समझना चाहिए कि जड़ से जो कटे हुए लोग हैं, आप लोगों की पीड़ा वहाँ जाए और संसद में एक प्रतिनिधित्व जो है सिंध समाज को मिले, क्योंकि सिंध के बिना हिंद अधूरा है, और इसीलिए इस अधूरे हिस्से से हम मिलना चाहे। मुझे सचमुच व्यक्तिगत रूप से एक भावुक रूप से कहता हूँ कि इन लोगों से मिल करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो शुरुआत में ही हमने एक बात कही कि हमेशा कहा जाता है कि पंजाब को पीड़ा हुई, पंजाब कट गया, पंजाब का रोना रोया जाता है, बंगाल का रोना रोया जाता है, लेकिन सिंध की बात कोई नहीं करता कि सिंध हिंद की असली पहचान है। और जहां सिंध आज है वहां जो यहां से गए लोगों ने बस करके उसकी संस्कृति ख़त्म कर दी, और यहाँ जड़ से कटे हुए लोग अपनी संस्कृति की तलाश में हैं। मनीष ठाकुर।